मैं डॉक्टर संध्या नलगुंडवार, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर से। मैं बीए पार्ट 2 के हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत अंधेर नगरी, जो भारतेंदु रचित नाटक है, उसकी नाटक के तत्वों के आधार पे समीक्षा आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। किसी भी साहित्य की सृजनात्मक सार्थकता एवं उपादेयता उसके संप्रेषण शक्ति पर निर्भर करती है। यूं तो हर रचना अपने आप में संप्रेषणीय ही होती है, लेकिन नाटक की बात कुछ और ही है। नाटक की पूरी रचना प्रक्रिया संप्रेषणीयता के आधार पर ही गतिमान होती है। इसीलिए नाटक को साहित्य की सभी विधा में सबसे श्रेष्ठ स्थान पे माना जाता है। नाटक शब्द का निर्माण नट धातु से हुआ है। नट का अर्थ होता है अभिनेता। नाटक का जन्म 2 बार होता है। पहली बार तो नाटककार के मन में जन्म लेकर जब वह लेखन के रूप में उपस्थित होता है, और दूसरी बार जब वह रंगमंच पर अभिनीत होता है। किसी भी नाटक की सफलता उसके रंगमंच पर खेले जाने पर सिद्ध होती है। अब आते हैं भारतेंदु रचित नाटक अंधेर नगरी की ओर। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक प्रसिद्ध प्रहसन है। इस नाटक का पूरा नाम अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा है। ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना बिहार प्रांत के किसी जमींदार को लक्ष्य करके की गई थी, और नेशनल थिएटर के लिए ये नाटक लिखा गया था। ये नाटक उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों का जीवंत चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करता है, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का राज था, चारों ओर स्वेच्छाचारिता थी, और हमारे यहाँ के कुछ राजा जो उनके पालतू थे, जिन्हें अपने प्रजा के हित अहित से कुछ लेना देना नहीं था। तो उस समय की इस तद्युगीन परिस्थितियों को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने इस नाटक में यथार्थता के साथ उकेरा है। अब चलते हैं इस नाटक की समीक्षा की ओर। नाटक के तत्वों के आधार पर इसकी समीक्षा हमको करनी है। अगर हम भारतीय नाट्य शास्त्र के अनुसार देखें तो भारतीय विद्वानों के अनुसार नाटक के 3 तत्व माने गए हैं। पहला होता है वस्तु अर्थात कथा वस्तु, जो कि किसी भी नाटक का प्राण होती है, क्योंकि इसके अभाव में कोई नाटक सफल हो ही नहीं सकता। दूसरा तत्व होता है नेता अर्थात पात्र, नायक, नायिका और अन्य गौण पात्र। जो हमारा भारतीय विचारक हैं, उनके अनुसार इसमें नायक में कुछ गुणों का होना आवश्यक है, जैसे कि वो ईश्वर या राजा हो, उच्च कुलीन हो, और धीरोदात्त धीर गंभीर हो। ये सारी विशेषताएं उसमें होना जरूरी है। इसी तरह अगर नायिका है तो वह भी कुलीन हो, स्वरूपवती हो, गुणवती हो, शीलवती हो, मृदुभाषी हो, स्नेहिल हो आदि। और इसके साथ गौण पात्र जो कथानक के विस्तार में उनके सहायक होते हैं। तीसरा
तत्व होता है भारतीय विचारकों के अनुसार रस। भारतीय विचारकों के अनुसार रस सिद्धि ही नाटक का प्रमुख उद्देश्य है। बिना रस सिद्धि के कोई नाटक सफल माना ही नहीं जा सकता। और इसमें भी श्रृंगार रस, वीर रस और शांत रस, इन तीनों में से किसी एक रस की प्रधानता होनी चाहिए और अन्य रस इसके रस निष्पत्ति के लिए आश्रित रूप में होने चाहिए। कुछ भारतीय विद्वानों ने अभिनय जो है उसको भी एक अतिरिक्त तत्व के रूप में अलग से स्वीकार किया, हालांकि ये नेता के अंतर्गत आ जाता है। अब पाश्चात्य विचारकों के अनुसार नाटक के तत्व देखिए, तो पाश्चात्य विचारकों के अनुसार नाटक के 6 तत्व हैं। जैसे आप लोग उपन्यास, कहानी वगैरह में पढ़ते आए हैं ना, ठीक उसी तरह। पहला है कथानक या कथा वस्तु, दूसरा पात्र एवं चरित्र चित्रण, तीसरा कथोपकथन या संवाद, चौथा है देश काल और वातावरण, पांचवा है भाषा शैली और छठवां है उद्देश्य। तो आइए, चूंकि अंधेर नगरी नाटक में जो भारतीय नाट्य शास्त्र के विद्वान हैं उनके अनुसार जो नाटक के तत्व विभाजित किए गए हैं, उसके अनुसार भारतेंदु रचित ये नाटक नहीं आता और भारतीय तत्व भी इन पाश्चात्य विचारकों के तत्वों के अंतर्गत ही समाहित हो जाते हैं, इसलिए हम इसी के आधार पर इसकी समीक्षा करते हैं। तो सबसे पहला तत्व है कथा वस्तु। भारतेंदु हरिश्चंद्र रचित अंधेर नगरी नाटक की कथा वस्तु 6 दृश्यों में विभाजित है। पहले दृश्य में महंत अपने 2 शिष्यों गोवर्धन दास और नारायण दास के साथ अंधेर नगरी में प्रवेश करते हैं। नगर की भव्यता को देख करके गोवर्धन दास कहता है कि ये नगरी बहुत अच्छी है और ऐसा लगता है कि यहाँ भिक्षा अच्छी मिलेगी। नगर में प्रवेश करने पर महंत जी गोवर्धन दास को पश्चिम की ओर और नारायण दास को पूर्व की ओर भिक्षा मांगने भेजते हैं, क्योंकि जो भिक्षा या सीधा सामग्री मिलेगी उससे उन्हें ठाकुर जी को भी भोग लगाना है। यहाँ तक का वर्णन प्रथम दृश्य में। साथ ही महंत अपने इन दोनों शिष्यों को ये सलाह भी देते हैं कि जो भी सीधा सामग्री मिले उसे ले आना, ज्यादा लोभ मत करना। दूसरा दृश्य जो है वो बाजार का दृश्य है और बाजार के दृश्य में हम देखते हैं कि हलवाई, कुंजड़िन, नारंगी वाली, मुगल मेवे वाला, पाचक चूर्ण वाला, चना जोर गरम वाला, सारे लोग जो है अपनी अपनी सामग्री बड़े ही लयात्मक ढंग में बेच रहे हैं। बाजार का ये दृश्य बड़ा ही रोचक और सुंदर बन पड़ा है। गोवर्धन दास इस बाजार की रौनक को देख करके आह्लादित हो उठता है और जाकर दाम पूछता है। तो वहां उसे पता चलता है कि हर चीज टके से रहे, चाहे लड्डू, गुलाब जामुन जैसी मिठाई लें या चाहे नींबू, मिर्ची, धनिया जैसी भाजी लें, सभी का दाम एक है। चाहे मेवे खरीदें वो भी टके से, चाहे पाचक चूर्ण खरीदें वो भी टके से। वह बहुत प्रसन्न होता है और भरपेट मिठाई खाता है और भिक्षा के जो 7 पैसे उसे मिले हैं उससे 3 सेर मिठाई खरीद करके वो अपने गुरु के पास ले आता है। तीसरा दृश्य जो है उसमें महंत अपने दूसरे शिष्य नारायण दास के साथ राम भजो गाते हुए जंगल में प्रवेश करते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी के गुण गाते हुए वहां प्रवेश करते हैं। जब गोवर्धन दास
अपनी गठरी खोलता है तो उस गठरी में इतनी मिठाई देख करके महंत आश्चर्यचकित होते हैं और उससे प्रश्न करते हैं कि ऐसा कौन सा धर्मात्मा मिल गया जिसने आज सीधा में इतना सारा दान दे दिया। तब गोवर्धन दास उन्हें अंधेर नगरी की कथा सुनाता है कि किस प्रकार वहां पे हर चीज टके सिर बिक रही है। इस पर महंत गोवर्धन दास से कहते हैं कि जहाँ पे हर चीज टके सिर बिक रही है, मूल्यवान चीज और तुच्छ चीज दोनों का एक ही दाम है, तो ऐसे नगरी में रहना उचित नहीं। लेकिन गोवर्धन दास इसके लिए राजी नहीं होता। वे कहते हैं कि हमें इस नगरी को तुरंत छोड़ देना चाहिए, लेकिन गोवर्धन दास इसके लिए तैयार नहीं होता और साथ ही गुरुदेव से भी आग्रह करता है कि वो भी यहीं रुक जाए। लेकिन महंत ऐसे देश में रहना उचित नहीं समझते। वे गोवर्धन दास को भी बहुत समझाते हैं, लेकिन गोवर्धन दास कहता है कि वो तो यहीं रहेगा। तो वे अपने दूसरे शिष्य को लेकर के चले जाते हैं। साथ ही गोवर्धन दास से कहते हैं कि जब भी अगर वो किसी कठिनाई में पड़े तो उनका स्मरण कर ले। चौथा दृश्य जो है वो राजा के दरबार का है, जहाँ पे राजा अपनी मूर्खता का और अपने सनक मिजाज स्वभाव का प्रदर्शन करता दिखाई देता है। सारे मंत्री जो है वो उसकी चापलूसी करते हैं और सेवक जो है वो भी उसकी सेवा में लीन रहते हैं। ये राजा जो है इसकी न्याय व्यवस्था भी अंधी है, उसे ठीक से बोलना भी नहीं आता और 24 घंटे नशे में धुत रहता है। तो ऐसे राजा के दरबार में एक फरियादी अपनी फरियाद लेकर के आता है। फरियाद उसकी सुन करके राजा अपराधी को पकड़ लाने का हुक्म देता है और जब अपराधी को पकड़ करके लाया जाता है तो वो अपराधी अपना अपराध दूसरे के सर मढ़ता है, दूसरा तीसरे के सर, तीसरा चौथे के सर, और इस तरह कड़ियां जुड़ते जुड़ते कोतवाल शहर का जो है उस तक बात जा पहुंचती है और कोतवाल को सजा सुनाई जा करके दरबार बर्खास्त हो जाता है। पांचवा दृश्य जो है उसमें दिखाया गया है गोवर्धन दास इस नगरी में मौज से रह रहा है और खूब मिठाई खा खा करके मोटाता जा रहा है। वो जंगल में जब घूमता रहता है तो उसी समय 4 प्यादे आकर के उसे पकड़ लेते हैं। वह जब अपने पकड़े जाने का कारण पूछता है तो उसे कहा जाता है कि उसे फांसी चढ़ाना है। वह चिल्ला चिल्ला कर पूछता है कि फांसी, उसने तो कोई जुर्म भी नहीं किया, फिर उसे भला फांसी क्यों? तो प्यादे कहते हैं कि कोतवाल को फांसी हुई थी लेकिन उसके लिए फंदा बड़ा पड़ गया, तो इसलिए किसी मोटे आदमी को ढूंढ कर लाने का हुक्म राजा ने सुनाया है और इस नगरी में तुमसे मोटा कोई और व्यक्ति नहीं है, अतः तुमको फांसी की सजा होनी है। गोवर्धन दास को अब अपने इस नगरी में रुकने का बड़ा ही पश्चाताप होता है और वह दिल से अपने गुरुदेव का स्मरण करने लगता है। इतना वर्णन 5वें दृश्य तक है। फिर छठा और अंतिम दृश्य, इसमें श्मशान दिखाया गया है। श्मशान का चित्रण है जहाँ गोवर्धन दास को फांसी पर चढ़ाने की तैयारी की जा रही है। गोवर्धन दास बड़ा ही मायूस है, अपने गुरु का बार बार स्मरण कर रहा है। तभी वहां पर महंत जी प्रकट हो जाते हैं और वहां गोवर्धन दास को देख करके वहां सेवकों से कहते हैं कि उन्हें अपने फांसी चढ़ाए जाने से पहले उन्हें अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देना है, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सेवक कहते हैं ठीक है। अब वह गोवर्धन दास के कान में जाकर के महंत कुछ फुसफुसाते हैं और उसके बाद गोवर्धन दास खुशी से कहता है
तो फिर गुरुजी मैं फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूँ। अब महंत जी कहते हैं कि नहीं नहीं बच्चा, फांसी पे तुम नहीं, फांसी पे मैं चढ़ूंगा, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। गोवर्धन दास कहता है नहीं नहीं, फांसी तो मैं ही चढ़ूंगा, आखिर सजा तो मुझे ही मिली है। उन दोनों में इस प्रकार फांसी चढ़ने के लिए होती हुई हुज्जत को देख करके राजा, मंत्री, कोतवाल सब उनके पास आते हैं और पूछने पर महंत बताते हैं कि इस समय ऐसा मुहूर्त है कि इस समय जो भी फांसी चढ़ेगा वो सीधे बैकुंठ जाएगा। ये सुन करके सब में फांसी चढ़ने की एक प्रतियोगिता सी लगने लग जाती है। तब मूर्ख राजा कहता है कि राजा के होते और कोई भला बैकुंठ कैसे जा सकता है, तो हम ही फांसी चढ़ेंगे, और खुद को फांसी पे चढ़ाने का हुक्म देकर सूली पे झूल जाता है। यहीं पे यह नाटक समाप्त होता है। नाटक का दूसरा तत्व है पात्र योजना या पात्र एवं चरित्र चित्र। नाटक के कथानक जो है उसका विस्तार पात्रों के माध्यम से ही होता है। पात्रों के माध्यम से ही नाटक जो है आगे की ओर गति पाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इस नाटक में जिन पात्रों की कल्पना की है वो पात्र कल्पित जरूर है, लेकिन वो इस नाटक में अपने संवादों के माध्यम से हो गई। ऐसा लगता है जैसे वो सजीव पात्र हैं। भारतेंदु जी ने सजीव पात्रों की रचना अपने इस नाटक में की है, भले ही वो नाटक कल्पित हो। और तदयुगीन परिवेश के अनुसार इन नाटकों का चरित्र चयन जो है वो उन्होंने, पात्रों का चयन जो है वो भारतेंदु जी ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ किया है। इसमें 3 पात्र प्रमुख रूप से उभर कर सामने आते हैं। पहला पात्र है राजा, जो नितांत मूर्ख है, कायर है, प्रतिभाहीन है, 24 घंटे नशे में धुत रहता है, सनक मिजाज है, और उसकी अंधी न्याय व्यवस्था का तो कहना ही क्या। उसे अपने प्रजा के हित अहित से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो प्रजा को भेड़ बकरी की तरह समझता है। दूसरा पात्र है महंत। पूरे नाटक में महंत ही ऐसा एकमेव पात्र है जो बुद्धिमान है, अनुभवी है, दूरदर्शी है और साथ ही चतुर भी है। जब गोवर्धन दास कठिन प्रसंग में पड़ जाता है तो यही महंत अपनी सूझबूझ से उस निर्दोष गोवर्धन दास को सूली पर चढ़ने से बचा करके साथ ही उस अराजक राजा को भी सूली पर चढ़वा देता है। तीसरा पात्र है गोवर्धन दास। ये बड़ा ही भोजन प्रेमी पात्र है। यह मोटू है और पेटू भी है। इसे मिठाइयाँ खाना बहुत पसंद है और भोजन की लोलुपता के कारण अपने गुरु के बताए हुए वचनों को भी वो सुनता नहीं है, उनकी सलाह को भी नजरअंदाज कर देता है और ऐसी नगरी में रह जाता है और खा खा कर मोटाता है। बाद में इसी मोटापे के कारण उसकी जान पर बनाती है। अंत में महंत जी के प्रयासों से ही वो इस फांसी के फंदे पर चढ़ने से किसी तरह बच पाता है। इसके अलावा शेष गौण पात्र है। भारतेंदु जी के इस प्रहसन पे पात्रों के चयन के संबंध में ये आरोप लगाया जाता है कि इसमें पात्रों की संख्या बहुत अधिक है, जो कि प्रहसन के विपरीत है। लेकिन यदि देखा जाए तो जितने भी पात्रों की सृष्टि उन्होंने इस नाटक में की है, ये सभी नाटक के कथानक के विकास में जो है सहायक ही सिद्ध हो गए। किसी प्रकार की कोई बाधा इन पात्रों के माध्यम से हमको दिखाई नहीं देती। तो इस प्रकार से उन्होंने इसमें जिन पात्रों की सृष्टि की है वे भले ही कल्पित हों, लेकिन नाटक के धरातल पे ये सारे पात्र जीवंत और सशक्त प्रतीत होते हैं। नाटक का
तीसरा तत्व है कथोपकथन या संवाद। नाटक का उद्देश्य और नाटककार का अभिष्ट, ये दोनों संवादों के माध्यम से ही मुखरित होते हैं। इस नाटक में जो संवाद योजना की गई है वह अद्वितीय है। नाटक के संवाद सरल हैं, बहुत ही स्वाभाविक हैं, स्पष्ट हैं और उनमें प्रभावोत्पादकता का गुण है। साथ ही वे रोचक भी हैं। पात्रानुकूल संवादों का चयन इसमें भारतेंदु जी ने किया है। जैसे राजा का एक संवाद है, उदाहरण के तौर पे जब उसके यहाँ फरियादी फरियाद लेकर आता है तो राजा का संवाद है कि यहाँ तुम्हारा ऐसा न्याय होगा जैसा जम के यहाँ भी न होता होगा। इसी तरह महंत जो दूरदर्शी है, बुद्धिमान है, उसका संवाद है कि जिस देश में टके सेर भाजी टके सेर खाजा मिलता हो तो ऐसे देश में रहना उचित नहीं, हमें इस देश को तुरंत या हमें इस नगरी को तुरंत छोड़ देना चाहिए। गोवर्धन दास का संवाद जो मोटू और पेटू है, उसका संवाद, मैं तो यहीं रहूंगा, बाकी जगह इतनी अच्छी भोजन की सुविधा कहाँ मिलती है, दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, इसलिए मैं तो यहीं रहूंगा। तो इस प्रकार पात्रों के अनुसार संवादों का चयन जो है वो भारतेंदु जी ने इस नाटक में किया है। नाटक का चौथा तत्व है देश, काल और वातावरण। देश, काल और वातावरण यानी तत्युगीन परिस्थितियां। तो इस नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने तत्युगीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक सभी समस्याओं का जीवंत चित्रण किया है। हम देखते हैं कि उस समय अंग्रेजी राज की स्वेच्छाचारिता थी और हमारे यहाँ के कुछ मूर्ख राजा उनके पालतू बने हुए थे, जिन्हें अपने प्रजा के हित अहित का कोई ध्यान नहीं था और वे अंग्रेजों के सामने दुम हिलाते रहते थे। उनकी न्याय व्यवस्था जो है वह भी दोषपूर्ण थी। निर्दोष और सच्चा व्यक्ति दंडित होता रहता था और जो दोषी व्यक्ति होता था वह निर्भय होकर जीता था, वह अपना दोषारोपण दूसरे पर कर देता था। तो इस प्रकार की परिस्थितियों का सजीव चित्रण जो है वो इस नाटक के माध्यम से जो है वो भारतेंदु जी ने किया है। उस समय जो प्रजा में एक तरह की क्या कहना चाहिए, प्रजा में एक तरह की जो मूल्यहीनता और जो अदूरदर्शिता, संवेदन शून्यता छाई हुई थी, उसका भी चित्रण हमको इस नाटक के देश काल में मिलता है। और साथ ही इस समय में धन ही सबसे प्रमुख हो गया था। व्यक्ति धन के लिए कुछ भी कर गुजरने तैयार था। जैसे हम देखते हैं कि उस समय धर्म, वेद, ब्राह्मण के प्रति अनादर का भाव पनप रहा था, इसलिए ब्राह्मण भी अपनी जात पैसे के लिए बेचने तैयार हो जाता है। क्या उसका एक संवाद है ना कि जात ले जाट टके सिर जात, टके के लिए हम ब्राह्मण से धोबी बन जाएं, धोबी से ब्राह्मण बन जाएं। तो इस तरह से तत्युगीन परिस्थितियों का देश काल का चित्रण जो है वो इसमें सजीव रूप से अंकित हुआ है। नाटक का पांचवा तत्व होता है भाषा शैली। भाषा शैली, इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जैसे पात्र चुने हैं उसी के अनुसार उनकी भाषा शैली भी है। पात्रों के जो संवाद है उसकी भाषा खड़ी बोली है। खड़ी बोली के साथ साथ उसमें कुछ मुहावरों का प्रयोग हमको दिखाई देता है और साथ ही बड़े रोचक ढंग से भारतेंदु जी ने अपनी भाषा शैली को इसमें अपनाया है, जिसके कारण ये नाटक जो है बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। इस नाटक में भाषा का चयन जो है हरिश्चंद्र जी ने पात्रों के अनुरूप किया है। बहुत उनकी सूक्ष्म दृष्टि रही है
और पात्रों के भावानुकूल उनकी भाषा है, जो बड़े ही स्वाभाविक ढंग से जो है, जैसे पात्र हैं उनकी स्वाभाविकता के अनुसार भाषा जो उनकी अनुगामिनी बन करके चलती है। नाटक का अंतिम तत्व है नाटक का उद्देश्य। किसी भी रचना को रचने के पीछे रचनाकार का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का भी इस नाटक को रचने के पीछे उस समय की तात्कालीन परिस्थितियों का चित्रण करना था कि ब्रिटिश राज में किस प्रकार से स्वेच्छाचारिता फैली हुई थी, राजाओं की निरंकुशता, उनकी अन्यायपूर्ण, दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था और प्रजा के हित अहित का कोई ध्यान न रखा जाना, प्रजा को भेड़ बकरी की तरह समझा जाना, धन को ही सर्वोपरि महत्व दिया जाना, अंग्रेजी शासकों के आगे दुम हिलाना और इस प्रकार जो है उनके पालतू बने रहना, इन सब का चित्रण करना, तदनुसार परिस्थितियों का अंकन करना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का प्रमुख उद्देश्य रहा है। और इस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ये नाटक जो है वो बहुत ही सफल बन पड़ा है। ये हुई नाटक के तत्वों के आधार पर अंधेर नगरी की समीक्षा। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कोई भी नाटक तब सफल माना जाता है जब वह रंगमंच पर खेला जाए। और भारतेंदु की ये कृति आज भी प्रासंगिक है, वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है कि भले ही अंग्रेज भारत से चले गए, लेकिन वर्तमान समय में भी हमारी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक परिस्थितियां और आर्थिक परिस्थितियां ज्यादा नहीं बदली है। तो युगीन परिवेश के अनुसार आज भी यह नाटक जो है वो प्रासंगिक है और ये रंगमंच पर हजारों बार खेला जा चुका है और उसके बावजूद आज भी रंगमंच पर इसकी लोकप्रियता वैसी की वैसी बनी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतेंदु रचित अंधेर नगरी एक सफल प्रहसन है।